हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब योग कर रहे थे तब उनके विरोधी एक सियासी प्रयोग कर रहे थे। योग दिवस का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, नई दिल्ली में हलचल बहुत तेज हो गई। शरद पवार के घर प्रशांत किशोर के साथ 180 मिनट की मीटिंग चली। पहली मीटिंग मुंबई में हुई थी, दूसरी मीटिंग दिल्ली में हुई। प्रशांत किशोर ने डेटा और ग्राफिक्स के साथ पूरी प्रेजेंटेशन देकर पवार को तैयार कर लिया है कि एंटी मोदी मोर्चा बन सकता है। पीके से 2 बार मिलने के बाद पवार ने कल एक तीसरी मीटिंग भी बुलाई है। कल पवार के घर सिर्फ नेता नहीं आएंगे, सोशल मीडिया पर जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखते हैं, लगातार लिखते हैं, उन सबको बुलाया गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको योग भी दिखाएंगे और पॉलिटिकल प्रयोग भी दिखाएंगे। शुरुआत योग की तस्वीरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज पूरी दुनिया ने योग किया। लद्दाख से लेकर हिंद महासागर के किनारे तक, अमेरिका से लेकर जापान तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक योगा हुआ। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आया, योगा से ही होगा। संकट का सामना किया। जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। पूरी दुनिया जब योग के आसन कर रही थी, तब अपने ही देश में कांग्रेस शीर्षासन करने लगी। सुबह 8 बजे ही कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने योग और ओम के उच्चारण में धर्म घुसा दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। योग दिवस में कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं है, किसी मजहब का जिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम बहुल खाड़ी के देशों और मलेशिया, इंडोनेशिया में लोग योग नहीं कर रहे होते। कांग्रेस ने इसे समझे बिना योग पर मजहब का तीर चला दिया। कांग्रेस के निशाने पर मोदी थे, लेकिन नुकसान देश का हुआ। राहुल गांधी की नींद जरा देर से खुली। मोदी के हर काम में माइक्रोस्कोप लगाकर गलतियां ढूंढने वाले राहुल गांधी ने शाम 4:16 पर ट्विटर वाली तोप से गोला दागा। राहुल ने लिखा, आज योग दिवस है, योग के पीछे छिपने का दिन नहीं है। सोचिए, योग दिवस पर भी राहुल गांधी शाम को जगते हैं और जगकर सिर्फ मोदी पर हमला बोलते हैं। अच्छा होता कि राहुल गांधी योग दिवस पर कुछ भी बोलने से पहले आज की कुछ तस्वीरें देख लेते। काश कि राहुल आईटीबीपी के जवानों को बर्फबारी के बीच 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग करते देखते। राहुल गांधी अगर आईटीबीपी के जवान को बर्फ के बीच 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर पर सूर्य नमस्कार करते देखते, तो योग पर ऐसा कुछ नहीं बोलते जो उन्होंने कहा। काश कि राहुल लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक के किनारे जवानों को योग के आसन करते देखते। वो देख पाते कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 से लौट रहे आईएनएस शार्दुल में नेवी के जवानों ने कैसे योग अभ्यास किया। भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख की मोनेस्ट्री में बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी योग के आसन किए और बौद्ध मंत्रों के उच्चारण के बीच ध्यान लगाया। इन बौद्ध भिक्षुओं को योग से कोई दिक्कत नहीं। लद्दाख की गलवान घाटी में भी इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में एनिमल ट्रेनिंग स्कूल में घोड़ों पर योग किया गया। राजस्थान के रेगिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने योग साधना की।
न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर करीब 3000 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने आसन लगाया और इटली की राजधानी रोम में भी योग कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। राहुल गांधी अगर मुंबई की मुस्लिम महिलाओं को योग करते हुए देखते तो अभिषेक मनु सिंघवी को ओम को बदनाम करने से जरूर टोकते। रविशंकर जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। कांग्रेस के सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने एक विवादास्पद ट्वीट किया है कि आप यदि योग के दौरान ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे कोई बहुत शक्ति नहीं बढ़ती है, और यदि अल्लाह भी कहते हैं तो इससे उसकी ताकत कम नहीं होती है। अब वो लोग जो कहें उससे मुझे कुछ नहीं कहना है। दुनिया योग के महत्व को पहचानती है। यूएन ने योग के समर्थन में 21 तारीख को योग दिवस 21 जून को दुनिया के लगभग 3/4 से अधिक राष्ट्रों ने वोट कर दिया। आज इस्लामिक देशों में भी योग हो रहा है। जनता योग के प्रति समर्पित होकर भाव से काम कर रही है। अब कांग्रेस से कुछ नेता क्या बोलते हैं मुझे कुछ नहीं कहना है। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहां की मुस्लिम महिलाओं ने भी सार्वजनिक रूप से योग किया। ईरान के तेहरान में भी मुस्लिम महिलाएं योग करने में आगे रही। कतर के दोहा में हजारों लोगों ने योगासन किए। इंडोनेशिया में, तेहरान में, दोहा कतर में, सोचिए वहां किसी ने योग और ओम को धर्म से नहीं जोड़ा। लेकिन अपने ही देश में कांग्रेस पार्टी को योग में मजहब दिख गया। यह सब हुआ जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग पर अपने राष्ट्रीय संबोधन में योग को हेल्थ और होप से जोड़ा। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मोदी के लिए योग वेलनेस का साधन है। योग अच्छी सेहत का वरदान देता है। योग निरोग रखता है। लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को योग में धर्म दिखता है। योग का एक और अर्थ जोड़ है। योग पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। राहुल गांधी की पार्टी योग के जरिए बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ओम को पोलराइजेशन का हथियार बना रही है। इसलिए योग के समर्थन में बीजेपी भी खोलकर मैदान में आई है। अच्छे स्वाद के बाद बेस्वादा नहीं किया जाता। इतना अच्छा स्वाद आया। अब क्या, चाहे वो राम मंदिर बन रहा हो, चाहे कुंभ का मेला हो, जरूर इन लोगों ने ऐसी कोई गलत टिप्पणी करनी है जिससे हिंदू मुस्लिम का आपस का सौहार्द खराब हो, और ये चाहते हैं कि कोई दंगा हो। ये इस बात को पचा नहीं पा रहे कि कैसे 7 साल में मोदी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इनकी सरकार में हर साल दंगा होता था। ये लोग या तो ऐसी बातें बोलना बंद करें आपस में भड़काने वाली, और ये अपना इलाज करवाएं। देश में अच्छा कार्य हो ये वो कभी नहीं चाहते। देश सुदृढ़ हो, देश मजबूत हो, देश स्व संरक्षणक्षम हो, ऐसा वो कभी नहीं चाहते। और ऐसा मोदी जी ने कर दिखाया है, ऐसा मोदी जी कर रहे हैं, और इसलिए वो बड़ी तड़प में हैं। मैं ऐसे लोगों को नकारती हूँ। अब जरा मोदी और राहुल की पॉलिटिकल पावर को कंपेयर कर लेते हैं। मोदी के इंटरनेशनल योगा डे पर 4 हैशटैग चले, चारों टॉप ट्रेंड में आए। हैशटैग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2 लाख ट्वीट, हैशटैग योगा डे 1,20,000 ट्वीट, हैशटैग अंतर्राष्ट्रीय योग 1,15,000 ट्वीट, हैशटैग इंटरनेशनल योगा डे 1 लाख ट्वीट। इसके जवाब में राहुल गांधी ने जो हैशटैग हाइड बिहाइंड योगा डे चलाया, उस पर 10,000 ट्वीट भी नहीं हो पाए। योग और ओम का तो बहाना है, दरअसल कांग्रेस को पॉलिटिकल खींच मिटाना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ सारे विरोधी। सोनिया और राहुल को अपना फ्यूचर रोल अभी डिसाइड करना है, लेकिन मोदी विरोधी थर्ड फ्रंट ने 2024 के लिए पॉलिटिकल फोर्स बनानी शुरू कर दी है।
अगले 20 घंटे में दिल्ली में 2 बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग होने वाली है। मोदी विरोध का सारा फोकस 10 जनपद से 6 जनपद शिफ्ट हो रहा है। 6 जनपद यानी दिल्ली में शरद पवार का सरकारी आवास। पवार ने योग दिवस के दिन नया पॉलिटिकल प्रयोग शुरू किया है, जिसके लैब इंचार्ज हैं प्रशांत किशोर। इस प्रयोग की पहली झलक मंगलवार 22 जून को दिखेगी, जब दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर बड़ी मीटिंग होगी। पवार के घर पर सोफे कुछ ऐसे ही लगे होंगे, लेकिन कुछ चेहरे बदल जाएंगे। कांग्रेस का कोई भी नेता पवार के घर पर नहीं होगा, लेकिन शरद पवार लीड रोल में बने रहेंगे। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के सगे थे, अब वो ममता बनर्जी और शरद पवार के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दिल्ली में शरद पवार के इसी घर में प्रशांत किशोर और शरद पवार की 3 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें 2024 का प्लान बना। ममता बनर्जी के कैंपेन मैनेजर प्रशांत किशोर 2 बार शरद पवार को प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, पहली बार मुंबई में और दूसरी बार दिल्ली में। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर के इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपीएसी के साथ टीएमसी का कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक बढ़ा दिया है। उसी के बाद पीके थर्ड फ्रंट बनाने के मिशन पर निकले हैं। तीसरा मोर्चा फिलहाल कांग्रेस को माइनस करके चल रहा है। पहली कोशिश यह है कि माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस जितनी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां हो सकें उनको एक मंच पर लाया जाए। इसीलिए 3 साल पुराने राष्ट्र मंच को एक्टिव किया गया है। राष्ट्र मंच कुछ और नहीं, मोदी विरोधियों का अड्डा है, जो लुटियन जोन के एक बंगले में बैठकर मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने चला है। राष्ट्र मंच को यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ने 2018 में बनाया था। दोनों नेताओं ने बीजेपी में रहते हुए राष्ट्र मंच का गठन किया। दावा है कि यह जनता के मुद्दे उठाने के लिए सामाजिक राजनीतिक मंच है। 15 पार्टियों के नेता राष्ट्र मंच के सदस्य हैं। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी भी राष्ट्र मंच के सदस्य हैं, मगर राजनीतिक रूप से राष्ट्र मंच कांग्रेस से दूर है। इसी राष्ट्र मंच को आगे करके शरद पवार तीसरा मोर्चा बनाएंगे। थर्ड फ्रंट को कुछ लोग फेडरल फ्रंट का नाम दे रहे हैं। हालांकि अभी तक ये फ्रंट कहीं नहीं है। इसमें जो पार्टियां शामिल हो सकती हैं उनकी ताकत को आंकना जरूरी है। शरद पवार की एनसीपी 5 सांसद, ममता बनर्जी की टीएमसी 22 सांसद, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 18 सांसद, एमके स्टालिन की डीएमके 24 सांसद, फारूक अब्दुल्ला की एनसी 3 सांसद, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 3 सांसद, पिनाराई विजयन की सीपीआईएम 3 सांसद, डी राजा की सीपीआई 2 सांसद, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 5 सांसद, तेजस्वी यादव की आरजेडी 1 भी सांसद नहीं, हेमंत सोरेन का जेएमएम 1 सांसद। पवार के घर पहली मीटिंग में कौन कौन आएंगे, इसकी लिस्ट एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने आउट की है। इन नामों पर गौर करें तो इसमें नेता कम हैं, थिंकर और नैरेटिव क्रिएटर ज्यादा हैं। Tomorrow, NCP President Mr. Pawarji has invited prominent leaders, intellectuals, retired officials, ex-CEC and many others to discuss the current scenario in the country. This meeting will be held at 6 Janpad at 4 PM. अब ऐसे लोगों को साथ लेकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। नरेंद्र मोदी को टक्कर तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इसीलिए थर्ड फ्रंट में कुछ पॉलिटिकल हैवीवेट्स का वेट हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी वाईएसआरसी 22 सांसद, के चंद्रशेखर राव टीआरएस 9 सांसद, नवीन पटनायक बीजेडी 12 सांसद। ये तीनों नेता अपने अपने स्टेट में 2/3 बहुमत वाली सरकार चला रहे हैं। उनको मोदी से कोई खतरा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए फिलहाल थर्ड फ्रंट में उनका आना बहुत बहुत मुश्किल है। फिर भी बीजेपी ने थर्ड फ्रंट के लिए काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। आज ममता बनर्जी को घेरने के लिए स्मृति ईरानी को उतारा गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ है। मैम, आज तृणमूल सरकार को और खासतौर से ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगाया, जिन्होंने चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसको रोकने की कोशिश की और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। ममता बनर्जी ने हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर आप वोट देंगे किसी राजनीतिक दल के लिए जो जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको मौत के घाट उतारा जाएगा। अगर आप महिला कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आपका सार्वजनिक बलात्कार किया जाएगा। अगर आप पुरुष कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो या तो आपका शव कहीं लटकता मिलेगा, या आपके सर पर बम फेंका जाएगा, या आपको परिवार सहित आपके गांव से बेदखल किया जाएगा, जब तक आप
रहम की भीख ना मांगे। इसलिए मैं आभारी हूं माननीय न्यायालय की, जिन्होंने इस प्रकार का ऑर्डर दिया ताकि निश्चित रूप से जनता को न्याय मिल सके। दिल्ली में एक मीटिंग कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बुलाई है। सोनिया वाली मीटिंग 10 जनपद पर होगी। पवार की टीम 6 जनपद पर बैठेगी। टारगेट पर सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है, वेल डन इंडिया। वजह आज दी गई 75 लाख वैक्सीन डोज। इतनी डोज से न्यूजीलैंड और कतर जैसे देशों को 2 बार वैक्सीनेट किया जा सकता है। भारत ने आज अमेरिका के 46 लाख डोज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आज की वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश में भी नया रिकॉर्ड बना है। यूपी में आज 5 लाख से ज्यादा डोज दी गई। वहीं यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार डबल करने की भी तैयारी है, लेकिन इसमें रायबरेली का रिकॉर्ड रुकावट बन सकता है। पिछले एक हफ्ते से रायबरेली से बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इसी को समझने के लिए आज हमारी रिपोर्टर रुचि कुमार रायबरेली के कई वैक्सीनेशन बूथ्स तक पहुंची और वहां से वो सही तस्वीर लेकर आई। भारत में 700 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त ज्यादा चर्चा रायबरेली की हो रही है। क्या रायबरेली में वैक्सीनेशन सबसे सुस्त रफ्तार से चल रही है? इसे सिर्फ रायबरेली की जमीन पर उतरकर समझा जा सकता है। रायबरेली के हरचंदपुर का ये पूरे देबऊ है और यहाँ पर एक घर के पास ये कैंप लगा है वैक्सीन लगाने के लिए। सुबह से कैंप लगा है और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 1। देखिए इनके रजिस्टर में आप देखेंगे तो 6 लोगों ने अब तक टीका लगाया। एक मनोज, कल्लू, सुनील, राम कुमारी, दिलीप कुमार यादव, कल्पना देवी और मनोज। रायबरेली के वैक्सीनेशन को समझने के लिए इस जिले को समझना होगा। सोनिया गांधी और गांधी परिवार इस जिले की पहचान माना जाता है। 2004 से सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं। ऐसी हाई प्रोफाइल सीट पर वैक्सीनेशन धीरे क्यों चल रहा है? अखबारों में, मीडिया में रायबरेली के वैक्सीनेशन का रेट बेहद कम बताया जा रहा है। वैक्सीन है, लेकिन डोज लेने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की औसत से रायबरेली का वैक्सीनेशन रेट आधा है। इसलिए सवाल लाजमी है कि रायबरेली में वैक्सीनेशन धीमा क्यों चल रहा है? रायबरेली में वैक्सीन कम क्यों लग रही है? क्या वजह अफवाह है, जागरूकता की कमी है या पॉलिटिक्स है? इसकी वजह समझने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है और इसलिए रुचि कुमार ने रायबरेली के दूर दराज के गांव में जाकर तहकीकात की है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगी है सिर्फ 2,17,000। ऐसे में यहाँ पर प्रशासन ने गांव-गांव जाकर आज से यहाँ पर टीका लगाने का अभियान शुरू किया गया है और इस टीका लगाने में लोग जाएं, इसके लिए 3 दिन पहले से गांव वालों को मोटिवेट किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि ये टीका क्यों जरूरी है। इस समय हम टांडा के पूरे प्याम गांव में हैं और यहाँ भी इस तरह की एक पंचायत महिलाओं की चौपाल है। इन महिलाओं को गांव के समझाया जा रहा है कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। ये जो महिलाएं हैं ये अपने घर जाएंगी, अपने पड़ोस में लोगों को बताएंगी, इस तरह से पूरे गांव में ये बात फैलेगी। आप लोग इनको क्या क्या समझाते हैं? मैम, इनको हम लोग समझा रहे हैं कि टीकाकरण जो है क्यों जरूरी है। मान लो जैसे कोई बता रहा है कि हम नहीं लगवाना चाह रहे हैं या हमारे जो है हमको जो है दिक्कत है टीका लगवाने से, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको अब जरूरत नहीं है, तो इनको ये बताना है कि आप तो बूढ़े हो गए हैं लेकिन आपके जो बच्चे हैं अभी छोटे हैं घर पे, आपके बच्चों की अभी इम्यूनिटी जो है सिस्टम हो सकता है कमजोर हो, तो आपसे उनको हो सकता है, आप बाहर निकलती खेत जाती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो आपसे उनको फैलने का खतरा है। हम लोग लगवा के कहो बुखार आवा, 15 दिन बुखार आवा, मार डालू टीका लगवा के क्षेत्र में गए तो हम कहें हम तो नहीं मर गए, 2 ठो टीका लगे हैं, कहें हाँ तुम्हें दूसरा वैक्सीन लगा दी हुई है, मतलब मर जाएंगे। इतने लोग वहाँ पे मरे हैं, वहाँ पे मरे हैं, मर जाएंगे, टीका नहीं लगवाएंगे। पहला टीका लगवा चुके हैं, कल मैं दूसरा टीका लगवाऊंगा, तुम्हें देखना हो आना, इसलिए कभी तुम्हारे 84 दिन पूरा नहीं हुए हैं और जब पूरा हो जाए तब लगवाना, लेकिन कल देखना मैं दूसरा टीका लगवाऊंगा। लोगों के अंदर ये धारणा बैठ गई कि इसको लगवाने से हम जल्दी मर जाएंगे। अब कह रहे हैं कि कोई लगवा के आया, 24 घंटे नहीं बीते और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसको कोई पहले से बीमारी रही होगी या कुछ समस्या रही होगी तभी ऐसा हुआ है। रायबरेली की आबादी करीब 40 लाख है और न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ की 1% आबादी को भी अभी दोनों डोज नहीं मिली है। रायबरेली में 2.25 लाख से भी कम डोज दी गई है। इनमें से 1,25,000 सिंगल डोज हैं। टोटल डोज देखी जाए तो रायबरेली की 4.5% आबादी को 1 डोज मिल चुकी है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 9% लोगों को डोज मिल चुकी है।
पहले चरणों में वैक्सीन के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा सा उतना तीव्र नहीं था। लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि वैक्सीन लग रही है, कैसी वैक्सीन है, क्या होने वाला है, क्या इसका असर होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब वैक्सीन पे विश्वास लोगों का बढ़ गया है और लोग स्वतः आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से रायबरेली में वैक्सीनेशन की जो भी रिपोर्ट छप रही है उसकी तह तक जाने के लिए रायबरेली को भी समझना होगा और वैक्सीन की सप्लाई को भी समझना होगा और वैक्सीनेशन कम होने के पीछे लोगों के डर की सच्चाई भी देखनी होगी। सोनिया गांधी के सांसद होने की वजह से रायबरेली का मामला पॉलिटिकल ज्यादा है क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल इलाका है। वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है, लेकिन सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं। सोनिया गांधी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी हैं, हालांकि उनके वैक्सीनेशन की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। रायबरेली में कम वैक्सीनेशन को देखते हुए रायबरेली को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस योगी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रही है तो बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस वैक्सीन को लेकर गलतफहमी फैलाती रही है। रायबरेली की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की 2 और बीजेपी के 2 विधायक हैं, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी का एमएलए है। सोनिया गांधी का ये क्षेत्र है, हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी का क्षेत्र है, तो यहाँ पे वैक्सीनेशन कम करने का इनका यही एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन कम है। जनप्रतिनिधि हैं, काफी लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो अगर वो अपील करती, लेकिन वो तो जीतने के बाद एक बार भी शायद एक बार आई हो तो आई हो, नहीं तो वो खुद ही जनता के बीच नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उनकी अपील भी नहीं पहुंच पाई। रायबरेली में वैक्सीनेशन कम क्यों है, इसे लेकर पब्लिक में हिचक क्या है? रायबरेली की तह तक जाना होगा। रायबरेली में 6 तहसील, रायबरेली, सलोन, लालगंज, डलमऊ, ऊंचाहार, महाराजगंज, इन 6 तहसील के तहत 1574 गांव आते हैं। इतने गांवों के लिए रायबरेली में 90 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। पहले हमारा अप्रोच था कि हम सीधे वैक्सीन लगाने पहुंचते थे और उसी दिन मोटिवेट करते थे, तो उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। तो स्ट्रेटेजी चेंज करते हुए अब हम लोग उस गांव में जहां पे हमारा टीकाकरण होना है उसके 2 दिन पहले से ही, 3 दिन पहले से 2 दिन पहले से हम लोग टीम भेजते हैं, जो निगरानी समितियां हमारी। लेकिन टीका लगाने के लिए बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं। रायबरेली के एक इलाके हरचंदपुर में जब रुचि कुमार ने लोगों से वैक्सीन के बारे में पूछा तो देखिए क्या जवाब मिला। रायबरेली में हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए इस तरह से गांव-गांव मुनादी हो रही है, बताया जा रहा है कि गांव में ही टीका लगाया जा रहा है। आशा वर्कर है, एएनएम है, बाकी लोग हैं जो गांव में घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। आप लोग ने अभी तक टीका लगाया? अभी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगवाया? कोई वजह? अभी कोई लगाने वाले है नहीं योजना। अब आए वैक्सीन लगवाने के लिए तो अब लगेगा ना। नहीं, जो टीका ये जो वैक्सीन लग रही है वो लगवाई आपने? वैक्सीन जो लग रही है वो लगवाई? वैक्सीन हमने लगवा लिया। लगवा लिया जी। अच्छा, जो गांव में लोग कह रहे हैं तरह तरह की बातें, उनको समझाने का काम कर रहे हैं आप लोग? उनको कि लगाओ टीका आसानी से समझाना संभव नहीं। अच्छा, क्यों? जब वो दबाव में आएंगे तो अपने आप सब ये दबाव वाली नीति में आते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज दी जा चुकी है। 41 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। कुल मिलाकर यूपी के 9% लोगों को 1 डोज तो मिल चुकी है। इन आंकड़ों के आगे रायबरेली की परफॉर्मेंस बेहद खराब मानी जाएगी। रायबरेली की 40 लाख में से 85% आबादी गांव में रहती है और यहां लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर अफवाह भी कम वैक्सीनेशन की एक बड़ी वजह हो सकती है। आप लोग यहाँ सुबह से बैठे हैं, जो गांव के लोग हैं उनको कैसे बुला रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे अपनी मतलब जो भी आशाएं हैं और जो वार्ड सहायिकाएं हैं उन सबको भेज कर गांव-गांव में लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे कैंप लगा है, आकर के आप लोग वैक्सीनेशन करवा लीजिए। तो इस तरीके से आशाएं हमारी जा रही हैं, बुला करके ला रही हैं। तो कुछ तो रेडी हो रहे हैं, काउंसिल भी कर रहे हैं सबको, लेकिन कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो नहीं आ रहे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टीका लगाने से लोग मतलब खत्म हो जा रहे हैं, हम नहीं लगवाएंगे। मतलब मेन सबका तो यही कि मर जा रहे हैं लोग, वैक्सीन नकली है, ऐसे करके बहुत सारी अफवाहें हैं यहाँ पे। वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है, लेकिन लोग
थोड़ी सी भी मेहनत करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही हैं जिसकी वजह से नहीं लगा रहे, और कई सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, वो कहाँ जाएं। लिहाजा इस तरह के छोटे छोटे क्लस्टर्स बना के कैंप सरकार लगवा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा लें बचने के लिए। ने कहा कि टीका लगवाने से क्या बुखार आता है, तो हाँ मैंने समझाया किसी किसी को हो सकता आता है, तो हम दवा भी दे रहे हैं बुखार की, और कोई जरूरी नहीं कि आपको बुखार आए ही, टीका बहुत सुरक्षित है, इस तरह से लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन मुश्किल काम है। हाँ मुश्किल काम है लोगों को, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि ना हो। हाँ, कोशिशें जारी हैं, बिल्कुल जारी है, और लोग आ भी रहे हैं। देखिए आपके सामने लगवाए खड़े भी हैं भैया लोग। जैसे आपने यहाँ टीका लगवाया, गांव में जो लोग, जैसा आपने भी बताया कि लोग नहीं लगा रहे, तो अब जाके गांव में बताएंगे कि लोग लगवा लें। हाँ बताएंगे गांव में जाकर सबको कि भाई हमने लगवाया है, अभी लगवा लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं इसमें। आप कैसे समझाएंगे? अपने गांव में क्या क्या लोग कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं इससे जो है बीमार होते हैं लोग, बुखार आता है, मगर सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब रायबरेली को देखते हुए उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का टारगेट देखिए। 30 जून तक रोज 6 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 जुलाई से इसे डबल करने की तैयारी है और रोज 10 से 12 लाख लोगों को डोज दी जाएगी। गांव में काफी ज्यादा दिक्कत है, इन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। गांव में अब आज से जो अभियान चल रहा है कि गांव-गांव जाके 18 साल से कम उम्र के 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनका भी टीकाकरण हो रहा है, फ्री में हो रहा है। सरकार का टारगेट है कि रोजाना कम से कम यूपी में 6 लाख टीके लगाए जाएं और 1 जुलाई से इसको 10 से 12 लाख रोजाना करने की जरूरत है। लेकिन अगर गांव में इस तरह की अफवाहें होंगी, इस तरह के भ्रम होंगे, तो ये लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। ऐसे में रायबरेली उत्तर प्रदेश के इस टारगेट का बड़ा हिस्सा कैसे बनेगा, ये समझना भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम से 3-4 घंटा पहले प्रधान जी कहें डुग्गी पेड़ तो भैया आ जाओ, अब यहाँ सारा काम छोड़ खेती बाड़ी में बैठे हैं आदमी, कुछ फैला सब चल रहा है। तो मतलब आप चाहते हैं फौरन जाए और फौरन लग जाए? नहीं, फौरन नहीं चाहते हैं, घंटा आधा घंटा 2 घंटे में तो लग जाए। अब 4-4 5-5 घंटे बीत जाते आदमी लाइन में बैठा हुआ, मुश्किल से 8-10 आदमी है वहाँ पे, और फिर भी आदमी खड़े हुए हैं। यूपी में वैक्सीन को लेकर अफवाहें भी बहुत फैलाई गई हैं। राजनीतिक बयान भी बहुत आए। ये भी एक बड़ी वजह है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो माहौल शहरों में है वो गांव में देखने को नहीं मिला है। अभी पूरे देश में दिसंबर तक फुल वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का वैक्सीनेशन बहुत अहम है क्योंकि यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है। यहां वैक्सीनेशन में कमी आएगी तो इसका असर देश के लक्ष्य पर पड़ेगा। इसलिए रायबरेली समेत यूपी और देश के जितने भी जिले हैं सबको इस नेशनल टारगेट को पूरा करने के लिए आगे आना ही होगा। राजस्थान में बालू माफिया ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हम आपको राजस्थान से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। धौलपुर से चंबल नदी के किनारे खनन माफिया बहुत एक्टिव है। अवैध तरीके से बालू और बजरी निकाले जा रहे हैं। आज भी खनन माफिया बजरी से भरे ट्रैक्टर को लेकर वहां से गुजर रहे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर माफियाओं ने फायरिंग शुरू कर दी। ट्रैक्टर को लेकर शहर की तरफ भाग गए, लेकिन पुलिस ने जवाबी फायर किया और पीछा भी किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दबोचा। 2 ट्रैक्टर जब्त किए, देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए। 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किसने करवाया? यूपी में धर्मांतरण के रैकेट पर बड़ा खुलासा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।